अपने देश के शिक्षा मंत्री कौन है? आप ये बतावें जो आईपीएम क्या है, बिहार के शिक्षा मंत्री कौन है? कार्डिनल टेम्परेचर क्या है। पीएचडी इकोनॉमी में किया आपने, तो उसमें कुछ विशेष बताइए, किस दिशा में आपने काम किया पीएचडी में? राष्ट्रीय गोकुल मिशन क्या है। आ जाइए वीरेंद्र जी, आ जाइए प्लीज। इधर से आइए ना, इधर से सीधा रास्ता होना चाहिए ना। बैठिए, बैठ जाइए। बैठने के बाद थैंक यू बोलना चाहिए, थैंक यू है ना। तो सीधा रास्ता चलना है, टेढ़ा रास्ता उधर से आ रहे थे तो थोड़ा सा टेढ़ा पड़ रहा था, इधर से सीधा रास्ता। सीधा रास्ते चलने से मंजिल जल्दी मिलती है जी। और टेढ़े रास्ते जाने से फिर पूछना पड़ता है कि हमारा गंतव्य कहाँ जाएगा, उस गांव में जाना है, कैसे जाए, जी ये फिर पूछना पड़ता है। तो आपकी शिक्षा दीक्षा हुई, पीएचडी आप कर रहे हैं कि कर लिए? जी सर, अभी जस्ट अभी रिजल्ट सेमिनार दे के आए सर। अच्छा, एग्रोनॉमी में किया, जी जी क्या बात। सर के इंस्टीट्यूट से। तो आप ही बताइए वीरेंद्र जी, जी सर। आप रहने वाले गम्हरिया, सुपौल? अच्छा, ओ, तो फिर क्यों ये प्रखंड कृषि पदाधिकारी, सब डिविजनल एग्रीकल्चर ऑफिसर में किसी का दूसरे का सीट और हक, ये क्यों हकमारी करना चाहते हैं आप? वीरेंद्र जी बताइए, आपकी यात्रा कहाँ है, जा रही है, पता है आपको? आपका डेस्टिनी कहाँ ले जाना चाह रहा है? तो जो डेस्टिनी ले जाना चाह रहा है तो उसमें बाधा ये सब नहीं आएंगे जिसके लिए आप आए हैं यहाँ, फिर जाएंगे बीपीएससी। बाधा है, सहायक है, उत्प्रेरक है, क्या है बताइए सर एक तरह से सर, जो पीएचडी करके भी सर हम फार्मर की हेल्प कर सकते हैं, बट जो एचडीओ और बीओ का लेवल सर, तो इसमें भी हम जाके सर फार्मर के एज एक बैकग्राउंड लेवल तक हम काम कर सकते हैं। दोनों में सर हेल्प कर सकते हैं, बट जो हमारे लिए अभी नेसेसरी और जो जॉब की है, जो आगे हमारा आ रहा है सर एग्रीकल्चर के लिए, तो ये हमारा प्रायोरिटी है कि सर, और ये एक अच्छा अधिकारी लेवल का जॉब है सर, तो फिर वेरी गुड, इसको प्रायोरिटी दे। वेरी गुड। ये बता दीजिए कि एक व्यवसायी, थोक व्यवसायी और एक खुदरा व्यवसायी, एक थोक व्यवसायी किसी भी विषय का, किसी भी चीज का जो व्यवसाय करता है उसका आउटकम, और ये खुदरा जो व्यवसायी जो बेचता है रोज, जी, उसकी आमदनी में फर्क है ना। जी जी। क्यों फर्क है? कि जो बड़ा व्यवसायी है, जो थोक विक्रेता है, उसकी पूंजी ज्यादा लगती है जी, और जो खुदरा विक्रेता है उसकी पूंजी कम लगती है। तो मैं आपको देख रहा हूं कि आपकी जो पूंजी लगी हुई है थोक विक्रेता के रूप में, तो इसका आउटकम ज्यादा आना चाहिए। मैं तो उत्साह नहीं कर रहा हूँ, जी जी। आपकी जो ये प्रोफाइल है उस पर चर्चा किया जा रहा है, यह भी काम है बहुत। ठीक है, आप अनएम्प्लॉयमेंट में होंगे, आपको जॉब की ज़रूरत है, जॉब लेना भी चाहिए और फिर आगे बढ़ने की तैयारी भी करनी चाहिए। लेकिन जहाँ आप जा रहे हैं आपका सिलेक्शन तो पक्का ही है, हो जाएगा 99.9%। लेकिन वहाँ के आगे की आपकी यात्रा, ये जो आपने लिया है ना, या कर रहे हैं पीएचडी, जी जी उस ओर जाना चाहिए। जी सर, इस पे देंगे ध्यान सर। कल बिहार सरकार ने कुछ, कृषि विभाग ने कुछ निर्णय लिया एग्रीकल्चर में। किस सेक्टर में लिया है कुछ पता है? अखबार वगैरह पढ़े हैं आप? नो सर, इसके बारे में नहीं पता। जाके पढ़िए। कल का अखबार पढ़े थे? नो सर। परसों का नहीं? नो सर। क्यों? अखबार पढ़ना गुनाह है? नो सर, गुनाह तो नहीं है, बट जो इंटरव्यू देने जाने वाले हैं लोग, जी, आप जैसे प्रतियोगी, उनको तो अखबार रोज पढ़ना चाहिए, समय निकाल के आधा घंटा 20 मिनट। हेडलाइंस कम से कम जरूर देखना चाहिए, देश दुनिया में क्या हालात हो रहे हैं। आपसे पूछा जाए कि अभी अपने देश के शिक्षा मंत्री कौन है, बताएंगे? जो पहले सरकार में जो थे केंद्र में, वही है। क्योंकि महाराष्ट्र के लिए एक लोग उड़ीसा के हैं। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, देख लीजिएगा ये सब चीजें। धर्मेंद्र प्रधान जी हैं अभी देश के शिक्षा मंत्री। और बिहार के शिक्षा मंत्री कौन है, नहीं मालूम होगा। कृषि मंत्री कौन है? कृषि मंत्री सर विजय कुमार सिन्हा। मंगल पांडे हैं, मंगल पांडे।
है ना, कृषि मंत्री मंगल पांडे, इनके पहले थे विजय कुमार सिन्हा, ये बात। और मान लिया जाए कि आपको इंटरव्यू बोर्ड में पूछा जाए, कहा जाए कि आपका हम सिलेक्शन नहीं इसलिए करेंगे क्योंकि आपकी जो योग्यता है बहुत ज़्यादा है, आप एक सीट बर्बाद करना चाह रहे हैं आप प्रखंड कृषि पदाधिकारी का, तो आपको इसमें हम पास करते हुए पास नहीं करना चाहते हैं। क्या आपकी राय है, क्या आप बोलिएगा, आपका धैर्य क्या बोलेगा? सर मैं तो यही बोलूँगा सर, मेरा जो क्वालिफिकेशन है तो मुझे तो इसके लिए चुना जाना चाहिए सर, चुना क्योंकि जाना मैं इसके लिए बेस्ट हूँ सर, हाँ। और मैं अच्छा कर सकता हूँ। जहाँ तक मुझे इस चीज़ के बारे में फील्ड में जानकारी है, मैं अच्छा इस चीज़ में हमारी अभी रुचि है, इस चीज़ में मुझे आवश्यकता है, मेरे पास कोई जॉब नहीं है, मेरे पास आर्थिक समस्या है, हम ये जॉब ले करके फिर आगे हम बढ़ेंगे। और आपने या सर ने जो मेरा ध्यान आकृष्ट किया है उस ओर हम आगे बढ़ने का प्रयास करें। थैंक यू। आदर्श आइडियल, तो हाँ सर, दोनों में एसडीओ। तो एक रेस्पेक्टेबल पोस्ट है, जी जी तो आप उसको हाईलाइट कर सकते हैं कि हमने असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए भी भरा है, उसमें भी हम जा सकते हैं, और एक सामान्य या रेस्पेक्टेबल जॉब है, ये अच्छा पोस्ट है, और यहाँ से भी अपनी सेवा दे सकते हैं, है ना कि नहीं? जी। तो जो पीएचडी इकोनॉमी में किया आपने, तो उसमें कुछ विशेष बताइए, किस दिशा में आपने काम किया पीएचडी में? सर पीएचडी एग्रोनॉमी में सर मेरा नेपियर बाजरा हाइब्रिड पे काम है। नेपियर बाजरा, हाँ, ग्रास नेपियर बाजरा हाइब्रिड सर। वाह, गुड। और इस पे सर मेरा जो ट्रीटमेंट है वो बायो फर्टिलाइजर एंड प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का इस पे ट्रीटमेंट का है। तो ये नेपियर ग्रास पर आपने काम किया? जी नेपियर बाजरा हाइब्रिड। हाँ, तो ये चारा फसल है? चारा फसल है, यस सर। तो इसमें इसको खिलाने से हमारे जानवर को क्या क्या न्यूट्रिएंट्स मिल सकते हैं? जी सर, ये एक्चुअली पेरेनियल क्रॉप है, सालों भर ये मिलती है सर इसका घास। एक बार हम प्लांटिंग करते हैं सर इसको, तो लगभग 4 से 5 साल तक ये हमें फॉडर देता है सर। और इसमें कॉस्ट भी हमारा कम लगता है और फॉडरों की तुलना में। जैसे हम मक्का बाजरा ये सब लगाते हैं सर, हर एक टाइम में हमारा सोइंग कॉस्ट लगता है, सीड कॉस्ट लगता है, फर्टिलाइजर कॉस्ट लगता है, वाटर लगता है, इसमें सारे चीज़ का सेविंग होता है सर। हम एक बार प्लांटिंग करते हैं, एक बार टिलेज जो भी प्रैक्टिसेस होता है सर, एक ही बार में हमारा जो खर्च होता है वो बच जाता है, और हम 5 साल तक इसको हम प्रैक्टिस फिर ये नहीं करते, तो हमारा कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन का कॉस्ट हमें बचता है। प्लस सीड जो हमें जो बाजरा मेज इस सब में जो यूज होता है सर, तो वो हमारा पूरा प्रॉपर इस पर खर्च सेव होता है, और फर्टिलाइजर का भी सेव होता है। और एक बार इसमें जो प्रोटीन्स के क्रूड प्रोटीन की मात्रा है सर, एज ए इक्विवेलेंट ऑफ मेज 10 से लगभग 12% तक होता है सर। और क्रूड फाइबर एनडीएफ एडीएफ सर इक्विवेलेंट एज ए बेटर होता है सर इससे, मेज की तुलना में अगर देखें तो सर। और इससे हम सैलेज भी अच्छा बना सकते हैं, सैलेज भी। तो राउंड द ईयर हमारा मैक्सिमम साल का जो होता है सर, 8 से 9 महीने हम इससे हम फॉडर ले सकते हैं। और ये लीन पीरियड में सबसे अच्छा काम करता है सर। जब हमारा फॉडर लीन पीरियड में मई जून में हमारा फॉडर की सबसे ज़्यादा डिफिशियंसी होता है, और उधर अक्टूबर नवंबर में सर, क्योंकि ना तो अक्टूबर नवंबर में हमारा रबी क्रॉप भी का हमें वो मिलता है, क्योंकि बरसीम भी लगाते हैं तो हमें नवंबर के बाद ही मिलता है सर। और इधर भी हम जो ज्वार मेज ये सब लगाते हैं सर, हमें जून के बाद ही जो समर हमारा रेनिंग सीजन स्टार्ट होता है तो लीन पीरियड में हमारा सबसे अच्छा ये होता है। और सर जहाँ अगर बाढ़ ग्रस्त एरिया है, वहाँ अगर फॉडर की जहाँ फार्मरों को बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है, पानी जब स्टेगनेंट रहता है तो उस समय हम इसे थोड़ा सा अगर अपलैंड है तो वहाँ पे बेटर हम लगा के उस समय भी हम अच्छा यील्ड इसका ले सकते हैं। और सबसे ज़्यादा यील्ड इसका सर समर के टाइम में बहुत अच्छा इसका ग्रोथ जाता है, और ड्रॉट टॉलरेंट भी होता है सर ये काफी। इसमें कुछ टॉक्सिक सब्सटेंस? हाँ सर, इसमें जो होता है ना सर, ऑक्सीजन होता है सर, इस पे मेरा काम था, मैंने इसका एनालिसिस भी किया। काफी डिफिकल्ट एनालिसिस हुआ था, बट मैंने निकाला था सर। किस स्टेज तक टॉक्सिन आता है? टॉक्सिन सर इसका जैसे इसका ग्रोथ स्टेज ज़्यादा बढ़ता है ना सर, ऑक्सीजन की कंटेंट कम होते जाता है। इनिशियली जो नी हाई और लगभग 40-45 दिन तक में इसमें ऑक्सीजन के कंटेंट ज़्यादा होता है सर इनिशियली।
यस सर। अप टू 40 डेज आफ्टर सोइंग जी जी उसमें रहता है जी। पॉइजन। और पॉइजन जो है इसमें क्या, वही चीज अभी बकरी खाती है तो उसको पॉइजन नहीं लगता है। आप पढ़े भी होंगे, आप तो इकोनॉमिक आदमी हैं। और वही चारा उसी को गाय खा लेती है सर। हाँ तो उसका पॉइजन हो जाता है। इसमें सर, ये differentiate रूमिनेंट और ये जो होता है ना सर, दोनों में जो डाइजेस्टिव सिस्टम का थोड़ा सा वो है। मुझे गोट के बारे वो में तो नहीं लॉक पता। फॉर्म में रहता है। जी। अनलॉक किया जाता है किसके द्वारा, गाय के सलाइवा के द्वारा अनलॉक किया जाता है। जी इसलिए ग्लूकोसाइड्स जो है जो पॉइजन के रूप में रहता है, उसी के इफेक्ट से एसियन भी बनता है और ज़्यादा आपका न्यूट्रिएंट्स भी मिलते हैं, ग्लूकोज भी मिलते हैं। लेकिन जो एशियन से ही पॉइजन बनता है। मान लीजिए कि पॉइजन लग गया किसी, मान लीजिए खेत में जानवर खा लिया, आप देख नहीं रहो, आप सोचे कि चलो चल रहा है, चलने दिया जाए, पॉइजन लग गया तो तत्काल उसको क्या ट्रीटमेंट करोगे? ऑक्जिलेट के लिए सर। हाँ, जो भी पॉइजन लग गया, गिर गया, कभी कभी आप पाएंगे ना कि जानवर चल रहा है, चलते चलते देखिए कि सब चारा लुढ़क गया, सारा पारामत लेटा हुआ है, जितना भी एनिमल्स है। तो उस स्थिति में आप क्या करेंगे? सर एज ए तो फिर वो डिपेंड करता है सर, आपका क्या वो क्रॉप कौन सा खिलाएं। नहीं, जो आपका ये लगा रहे हैं ना नेपियर या ज्वार, जो भी लगा, मान लीजिए ज्वार के खेत में ये सब हो जाए। सर खासकर नेपियर में तो ऐसा नहीं होता सर। नहीं, सिम्टम मान लीजिए ज्वार के खेत ज्वार में एससीएन की जो आती है सर, तो उसमें थोड़ा सा सर वो वेटनरी वाले, वो तो मुझे इसके वीकनेस के बारे में पता नहीं है सॉरी। ये पहले गुड़ का जो जूस बना के, उसका रस बना के या उसको करके घोल बना के माउथ में देते हैं ताकि तत्काल उसको रिलीफ मिल जाए। और उसके बाद हम वेटनरी डॉक्टर को बुलाते हैं कि भाई इसमें कुछ ट्रीटमेंट करो, तो वो लोग इंट्रावेनस इंजेक्शन देते हैं। यदि नहीं मिलेगा वेटनरी डॉक्टर तो लोकल कंपाउंडर्स को बुला के लगा जाते हैं। ठीक है सर। आप अपने नाम का संधि विच्छेद करके अर्थ बताओ। वीर जोड़ इंद्र। हाँ? वीर जोड़ इंद्र क्या मतलब, अर्थ बताने के लिए। इसका अर्थ आपके अपने नाम का सर अर्थ क्या है? जो इंद्रियों, जो इंद्रियों पे विजेता पाता है सर, वो। देखिए इस नाम का तो बहुत टैलेंटेड होते हैं, इसलिए मैंने पूछा। चलिए कोई बात नहीं। आप ये बतावें जो आईपीएम क्या है? सर इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट होता है सर। क्या है? सर इसके अंतर्गत सर जो हम जो इंसेक्ट पेस्ट को जो इंसेक्ट डिजीज होता है सर, इसको हम कंट्रोल करते हैं डिफरेंट प्रैक्टिसेस के थ्रू, जैसे इंसेक्टिसाइड, कल्चरल मेथड। इंटीग्रेशन का मतलब क्या है? इंटीग्रेटेड सर, जिसमें सर बहुत चीज मिक्स हो। हाँ, तो सर कौन चीज, वही ना, सिर्फ इतना ही बताइए, ज़्यादा नहीं। सर इसमें कल्चरल प्रैक्टिसेस करते हैं और मैकेनिकल, केमिकली। सर मैनेजमेंट का अर्थ होता है मैनेज करना ना। जी इसमें सारे जितने भी मेथड्स कंट्रोल मेजर करने के लिए है, केमिकल से लेके जितने भी है, जी डिजीज रेजिस्टेंस, ये सारा चीज आता है। इतना ही मैं चाहता, ज़्यादा नहीं। ठीक है। अब आप ये बताएं, जो अंडर ग्रेजुएट आपने किया है पूसा से ना, तो पोल्ट्री का हेन का कोई ब्रीड जो बताए, मतलब ये वैरायटी या ब्रीड बताए जो कि अंडे देती है, मुर्गी का नाम सर HS 260 होता है सर। क्या? एचएस? हम तो एचएस नहीं जानते हैं क्या है। वही अंडे देने वाली मुर्गी है? ये सर ये एक देता है सर खाने के लिए। वाइट लेग हॉर्न है, एग लेइंग वेराइटी के लिए वही है, वाइट लेग हॉर्न। ठीक है। कैटल मीन्स क्या? काऊ का ब्रीड बताइए। सर काऊ के तो HF हो गया सर, हॉल्स्टीन HF, हॉल्स्टीन फ्रीजियन। हाँ, और साहिवाल हो गया, हम्म, और जर्सी हो गया। अच्छा ठीक है। अभी बिहार के कंडीशन में जो है मौसम परिवर्तन चल रहा है, डिलेड हो रहा है, एक्सट्रीम हॉट कोल्ड, उसमें राष्ट्रीय गोकुल योजना
है जिसमें केंद्र सरकार और बिहार सरकार मिलके किस प्रजाति को बढ़ावा देने के लिए, और क्या है राष्ट्रीय गोकुल मिशन क्या है, बताएं पहले। सर ये राष्ट्रीय गोकुल मिशन सर मिल्क प्रोडक्शन के लिए, इसमें बढ़ावा देने के लिए किया गया है सर ये। और इसमें सर ये तो ब्रीड के लिए है सर, ये मुझे नहीं पता है सर, सॉरी। ये नहीं है, वो जो है बदलते मौसम के परिवेश में मैंने कहा ज़्यादा कौन एग्जॉटिक ब्रीड सरवाइव करता है, नहीं करता है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है। तो ऐसे में लोकल ब्रीड को बढ़ावा देने के लिए आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करते हैं। ये सब जरा देखिए, किसान डायरी आप देखेंगे। अब आप आइए, आप जो है यहाँ क्या कहते हैं पीएचडी कर रहे हैं करनाल से, हो गया वहाँ सर, कौन ना? सा इंस्टीट्यूट है? सर ICR नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करना। हाँ, अब ये बताइए वीड क्या है? वीड, हाँ वीड, व्हाट इज वीड? सर वीड इज अनवांटेड क्रॉप एंड देयर इज नो डिजायरेबल। अच्छा, कितने तरह के वीड्स, कितने प्रकार के होते हैं मोटा मोटी? सर एक तो ब्रॉड लीफ होता है सर, और हाँ। एक नैरो लीफ होता है सर। नैरो लीफ, या उसको ग्रासी लीफ भी कहते हैं। ग्रासी लीफ भी कहते हैं। हाँ, कितने साल तक सरवाइव करता है वो उसका सीड? सर वो तो डिपेंड करता है सर कौन सा वीड का है। ग्रासी लीफ की मैं बात कर रहा हूँ, आप ब्रॉड ग्रासी लीफ। का सर तो लॉन्ग ज़्यादा है सर उसका। ग्रासी का ज़्यादा नहीं है, ब्रॉड लीफ का ज़्यादा है। ठीक है, पढ़ लीजिएगा, ये इकोनॉमी से कर रहे हैं। दूसरी बात ये आप ये बताएं, जो लीफ के बारे में भी हो गया, ठीक है। कार्डिनल टेम्परेचर क्या है? कार्डिनल टेम्परेचर, व्हाट इज कार्डिनल टेम्परेचर? सर कार्डिनल टेम्परेचर मीन और प्लस मैक्सिमम टेम्परेचर का एवरेजिंग। ऑप्टिमम नहीं आता है क्या उसमें? ऑप्टिमम भी आता है, तीनों टेम्परेचर आए। ठीक है, कार्डिनल। अच्छा, ये हो गया। बर्नलाइजेशन क्या है? बर्नलाइजेशन। सर वर्नलाइजेशन ये टेम्परेचर से रिलेटेड है सर, जिसमें फ्लावरिंग के लिए इसमें टेम्परेचर जैसे 12 आवर्स से। अरे हॉट टेम्परेचर वाले का या कोल्ड पर इसका यूज करते हैं बर्नलाइजेशन का? सर कोल्ड टेम्परेचर के लिए। कोल्ड सही है। यस किस पर, किस पार्ट पर करते हैं? सर, इसको फ्लावरिंग के लिए इस पे नहीं, लीफ पर करते हैं। और लास्ट क्वेश्चन, ये सीड में वर्नलाइजेशन कहाँ किया जाता है? सीड के किस पोर्शन? सीड में ऊपर जाता है, नीचे जाता है, किसमें करते हैं? सीड में सर सूट पोर्शन। चलिए ठीक है सर। वीरेंद्र, आपका हो गया मॉक इंटरव्यू। आपके व्यक्तित्व का परीक्षण करने के बाद यह निष्कर्ष है कि डिग्री के अनुसार ही नहीं, बल्कि आपके अपने परिश्रम के हिसाब से आपने ज्ञान कृषि के क्षेत्र में व्यापक है, और आपका आत्मविश्वास भी प्रबल है, तो परिणाम भी सुनिश्चित है। और इसमें कुछ कहना नहीं है, जनरल नॉलेज वगैरह थोड़ा सा मजबूत करने की ज़रूरत है। एक किसान एक डायरी आपको पता ही होगा, इसको लेके एक बार देख लीजिएगा। इसमें बहुत सर सारी करंट वाला और पुराने में क्या डिफरेंस है या बहुत होगा। डिफरेंस है, कहाँ है डिफरेंस है? हर साल होगा, अद्यतन किया जाता है ना। ये सर कहाँ से ये अवेलेबल? ये मिल जाएगा आपको पूसा मिल जाएगा, पूसा में मिलेगा, मीठापुर में भी मिल जाएगा। सबौर में केबीके में मिलेगा, भी। हाँ, और सबौर जितने में। भी केबीके हैं जी। वहाँ भी मिल सकता है। ऐसे पटना में मीठापुर में एक इंस्टीट्यूट है, एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो बाईपास है ना, नई वो बाईपास। बड़ा जो नया बिल्डिंग हाँ, कृषि तो भवन बना उसमें है। पूछ सकते हैं। जी। नहीं भी मिलेगा तो बताएंगे कि कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, है ना। तो इसको लेके पढ़िए और अपडेट रहिएगा जरा सा जीके में, क्योंकि उसमें लड़के पिछड़ जाते हैं जो स्पेशलाइजेशन किए रहते हैं कोई सब्जेक्ट में ना। तो कंबाइंड कॉम्पिटिटिव में तो सब निकाल लेते हैं, वो जीके पूरा रखते हैं, बुक्स एंड ऑथर से लेकर के इवेंट एंड वो बहुत सी बातें वो पढ़ते हैं, याद करते हैं, रट्टा क्या मारते हैं। स्कीम चल रहा है, तो कौन सी योजनाएं चल रही हैं, क्या है, इसको अपना देख लीजिए। आपने हॉबी में लिखा सिंगिंग, क्या फ़ायदा होता है सिंगिंग से?
सर ये कभी कभी अगर टाइम मिलता है तो सर सुन लेते सुन लेते हैं। हैं। ज़्यादातर पढ़ते पढ़ते अगर लोड आ जाता है, लगता है कि अब थोड़ा तो आप तो लिखे हैं कि गाते हैं, सिंगिंग कभी कभी गा भी लेते हैं सर। गा लेते हैं, चलिए अच्छा है। कोई पंक्ति दो सुनाइए जिससे उत्साहवर्धन हो, 2 पंक्ति सुनाइए जो उत्साहवर्धन का हो, आप जैसे प्रतियोगियों के लिए। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। वेरी गुड, ठीक। ऑल द बेस्ट, एकदम चलते रहिए, सफलता प्राप्त करते रहिए। कोई सवाल आपका? सर बस क्या क्या और कुछ कमी सर आने जाने का, ये सब ठीक थोड़ा है, सा आने बता जाने के लिए दीजिए। एकदम सीधे आइए, इधर से अभिवादन। ही आना है सर? हाँ, सीधे आएंगे। जी इंटरव्यू बोर्ड में जब आप वहाँ जाएंगे, आपको आने के लिए कहा जाएगा। जी आएंगे प्रसन्न मुद्रा में, मुस्कुराते हुए, खिलखिलाते हुए नहीं, जी मुस्कान रहे चेहरे पर। जी। ये दाढ़ी कटी हुई बड़ी हाँ सर, रहनी इसको चाहिए, मैं कर shaving। लूँगा हाँ, सर, ये shaving तो। कर रहेंगे, और कोई डीओ नहीं लगाएंगे। आपका ड्रेस ऑल वेल है, बहुत बढ़िया सर है। ये चलेगा हाँ, ड्रेस? एकदम ठीक है। मोजा थोड़ा सा रंगीन नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा लग रहा है। ब्लैक? हाँ, वो फीते वाले होना चाहिए, ब्लैक। हाँ, ब्लैक चलेगा। ब्लैक और हाँ, कोई हल्का गहरे रंग का, और ब्लैक शू आपका ठीक है, फीते वाले, इसको पॉलिश कर लेंगे। यस। ड्रेस आपका ठीक है। सर और टाई लगाना जरूरी रहता है? कोई जरूरी नहीं है, आप ऐसे- कंफर्टेबल, ऐसे- आपके सही है। अपना आप सोचिए। कंफर्टेबल फील करते हैं तो लगाइए, जी और निजी फील कीजिएगा, छोड़ दीजिएगा, नहीं तो फिर वहाँ बैठेंगे तो आपका कंसंट्रेशन लगेगा। जी। कभी ये ऐसे अभी हाथ, जैसे दब रहा था, ये बटन लगा रहा था, हाँ, तो तो कभी ऐसे खोल हाथ, दिया। हाँ, तो ऐसे हाथ कभी जाएगा, कभी ऐसे जाएगा, तो ये नहीं जाना चाहिए। वो थोड़ा जिसमें कंफर्टेबल फील करें, जिसमें अच्छा से आराम से आप बैठेंगे, प्रवेश करते अभिवादन करेंगे, एक बार एक आदमी एक बार करेंगे, सबको हो जाएगा। थैंक यू बोलेंगे, बैठने पर बोला जाएगा आपको कि बैठ जाइए, प्लीज सिट डाउन, थैंक यू सर। फिर जाने समय वही चीज़, सबको बारी बारी से नहीं, आई कांटेक्ट सबसे बनाए रखें। और सर ये जैसे यहाँ पे कैसे, मतलब गुड मॉर्निंग बोला जाता है या नमस्ते सर, या प्रणाम नमस्ते सर? बोल सकते हैं, हाथ जोड़ लीजिए, वो भी चल जाएगा। हाथ जोड़ने के बाद कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। नमस्ते बोलिए, गुड मॉर्निंग बोलिए, प्रणाम बोलिए, आदाब बोलिए, कुछ भी बोलिए, लेकिन एक बार ही बोलिए और उस सबको ज्ञापित हो जाएगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट। अच्छा है। रिजल्ट तो होना ही है, कोई रोक नहीं सकता है।